अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी वबाल का दूसरा और आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। बेटा, ये कंट्री नहीं है एक साइन करने से शादी हो जाए। ये इंडिया है। यहाँ कदम कदम पे रस्में होंगी जिससे तुम दामन बचा ना सकोगी। अब यूके की फास्ट और शॉर्ट अंदाज को भूल कर यहाँ की आदत डालो। सुनील गुप्ता ने हंसते हुए कहा तो संध्या भी मुस्कुरा दी। लो बेटा, ये आलू का पराठा खाओ, अच्छी तरह नाश्ता करो। साधना ने संध्या की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए संध्या ने सही बैठते हुए अपनी प्लेट ली और पराठा तोड़ के मुंह में निवाला रख के चबाने लगी। नाश्ता ख़त्म करके वो अपने रूम में आई और मुलाजमा से कहकर अपनी चीज़ें उठवाने लगी जो रात इसने ऐसे ही छोड़ दी थी। संध्या अलमारी के पास खड़ी थी। एकदम इसे बहुत ज़ोर का चक्कर आए और वो अलमारी का दरवाज़ा पकड़े पकड़े नीचे जा पड़ी। मुलाजमा ने दौड़ के संध्या को उठाया मगर इसे बराबर चक्कर आ रहे थे। मुलाजमा ने शोर मचा के साधना जी को बुलाया तो इसके साथ सुनील गुप्ता भी आ गए। संध्या को देख के दोनों परेशान हो गए। सुनील गुप्ता ने फ़ौरन शेखर अग्रवाल को कॉल की तो उन्होंने डॉक्टर घर भेजने का। रात को संध्या की बारात थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने संध्या का ब्लड प्रेशर चेक किया और बोले इनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। फिर उन्होंने संध्या को इंजेक्शन लगाया और खाने पीने का कहा। इंजेक्शन लगाकर संध्या को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। साधना जी ने इसे आराम करने का कहा और हर 2 घंटे के बाद वो संध्या के लिए फ्रूट्स, जूस, नट्स भेज रही थी। शाम तक संध्या बिल्कुल ठीक हो गई और साधना जी के साथ पॉलर चली गई। शादी के मंडप सज चुका था। संध्या भी पॉलर से आ चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। इसका जोड़ा था भी बहुत अच्छा, वो भी कुछ कम नहीं लग रहा था। सब दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। फेरे हो गए। संध्या की मांग में हरीश ने संदूर लगाया और दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध गए। सब लोग दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। संध्या के सर में फिर हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया। वो आशा देवी से कहकर सजे हुए स्टेज पे बैठ गए। हरीश इस के बराबर में बैठा हुआ था। मौका देके वो संध्या के करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी कर दी कि संध्या, तुम लंबे बालों में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो संध्या ने शर्मा के कहा, आपको लंबे बाल पसंद है तो मैं अपने बाल बढ़ा लूँगी। जब रस्में ख़त्म हुई तो बधाई का समय आ गया। संध्या रोते हुए अपने माता पिता के गले लग गई। सुनील गुप्ता ने उसको रोते हुए गाड़ी में बिठाया। गाड़ी तक आते आते भी संध्या को चक्कर आ रहे थे मगर वो गाड़ी का गेट था, अंदर बैठ गई। इस वक्त इसे सिर्फ माता पिता से दूर होने का गम था। हरीश इसके बराबर आके बैठ गया। गाड़ी चली तो संध्या ने सीट से टेक लगा के आंखें बंद कर ली। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। मत रो संध्या, हरीश ने इसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। गाड़ी सफ़र मुकम्मल करके अग्रवाल हाउस के सामने जाके रुक गई। संध्या घर आ गया, हरीश ने कहा तो इसने आंखें खोल दी। आशा देवी और शर्वती इन दोनों से पहले ही घर के लिए निकल गई थी ताकि दुल्हन का स्वागत कर सके। जब संध्या गाड़ी से नीचे उतरी तो एकदम लहरा गई और आशा देवी और शर्वती और बाकी लोग इसके स्वागत के लिए खड़े थे। संध्या ने एक कदम बढ़ाया तो दोबारा लहरा गई। हरीश ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे थाम लिया। लो भाई, हरीश भैया तो गए काम से, इनकी ड्यूटी तो भाभी ने अभी से लगा दी। शर्वती की बात पर बेअख्तियार संध्या को हंसी छूट गई। अरे भाई शर्वती, हमारी संध्या भाभी इतनी नाजुक सी हैं और लहंगा तुमने 10 किलो वज़न का काम वाला ले लिया है। भाई ये तो जुल्म है ना। शर्वती की पति समेत सब ने उन्हें छेड़ा। चिंता की कोई बात नहीं, भाभी ने ड्यूटी तो लगा दी है भैया की, वो उठा के ले जाएंगे। शर्वती बोली और सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तुम दोनों ने तो मैं बाद में निपटूंगा, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। संध्या धीरे धीरे चलती घर की दहलीज तक आई। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। उसने सोचा इतने सारे लोगों के सामने तमाशा ना बन जाए, मगर इसका ज़ब्त टूट गया। घर पर प्रवेश की रस्म के लिए आशा देवी दुल्हन दूल्हा की आरती उतार रही थी। संध्या एकदम लहराई और अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई। वो तो गिरी। साथ इसके साथ आशा देवी के हाथों में थामी हुई थाली पर पड़ा तो थाली भी नीचे जा पड़ी। सब ज़मीन पे बिखर गया। इस पल सब साख्त रह गए। हरीश ने संध्या का सर अपनी गोद में रखा। शर्वती साड़ी संभालती पानी लेने दौड़ी जब कि आशा देवी की निगाहें गिरी हुई थाली पे थीं जो कि बहुत बड़ा अपशगुन था।
शारवती ने संध्या के मुंह पे पानी के छींटे मारे तो इसने आंखें खोली। हरीश संध्या को उठा के कमरे में ले आया और इसे बेड पे लिटा दिया। सब इसके कमरे में जमा थे। संध्या को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिसका इसे डर था वही हो गया था। शेखर अग्रवाल के कहने पे हरीश ने डॉक्टर संजय को कॉल की, जिन्होंने सुबह ही संध्या को चेक किया था और फ़ौरन यहाँ आ गए। उन्होंने संध्या को चेक किया तो इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो था। उन्होंने संध्या को दोबारा इंजेक्शन लगाया। संध्या बेटा, ये सब आपके साथ पहले भी हुआ है क्या? आपको कोई मेडिसिन लेती थी और अब वो छोड़ दी हो? डॉक्टर संजय ने सवाल किया। नो डॉक्टर, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ, बस 2 रोज़ से ये सब हो रहा है और ना ही मैंने कभी किसी चीज़ की कोई मेडिसिन ली है, संध्या ने बताया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के हरीश को दिए और कहा ये करवाएं तो पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। संध्या ने सुनील गुप्ता और साधना जी को बताने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले ही बेटी की जुदाई में गमज़दा होंगे। साधना बेगम और सुनील गुप्ता नाश्ते के साथ संध्या से मिलने अग्रवाल हाउस पहुंचे थे। संध्या की तबीयत बोझल हो रही थी। इसके सर में कुछ दर्द हो रहा था जो वो पहले लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही थी, मगर इसने अपने माता पिता के सामने ख़ुद को नॉर्मल रखा। वो दोनों इसे देखकर खुश हुए। संध्या बेटा, लो ये शेक पी लो, आशा देवी ने गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो इसने शुक्रिया के साथ ले लिया। हरीश इसके बराबर बैठा नाश्ता कर रहा था। बेटा, आप चलेंगी हमारे साथ? सुनील गुप्ता ने हरीश और संध्या की तरफ देख के पूछा तो हरीश रुक कर बोला, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड, मैं संध्या को दोपहर में छोड़ दूंगा, अभी मेरे कुछ फ्रेंड आएंगे मिलने। कोई बात नहीं बेटा, जैसे आप दोनों की इजी लगे, उन्होंने कहा और फिर कुछ देर बाद वो लोग चले गए। दरअसल हरीश संध्या को टेस्ट करवाने के लिए ले जाना चाहता था। संध्या ने टेस्ट करवाया और सैंपल देकर रिपोर्ट शाम तक मिलनी थी। हरीश ने संध्या को इसके माता पिता के घर छोड़ दिया। शाम को इसने संध्या की रिपोर्ट्स लैब से कलेक्ट की और सीधा संजय शर्मा के पास पहुंच गया। संजय शर्मा ने तमाम रिपोर्ट्स देख के हरीश से कहा, हरीश चिंता की कोई बात नहीं है, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, बस संध्या में खून की कमी है। मैं दवा लिख रहा हूँ, तुम ये शुरू करवा दो, संध्या ठीक हो जाएगी। संजय शर्मा की बात सुन के हरीश की चिंता ख़त्म हुई। हरीश वहाँ से संध्या के घर गया और डिनर करके दोनों घर आ गए। सब संध्या की रिपोर्ट देख के मुतमईन हो गए थे। संध्या ने अपना रिसेप्शन डिनर की तारीख थोड़ी आगे करवा दी। इसका कहना था कि वो दवा खा के थोड़ी फिट हो जाए तो फिर वो एंजॉय कर सकेगी। शादी के 5 रोज़ बाद इनका डिनर था जो कि अब के आगे बढ़ा दिया गया था। 3 रोज़ गुजरे। संध्या ने सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश की तो इसे उठा ही नहीं गया। हरीश ने संध्या को उठा के बेड से टेक लगा के बिठाया। वो संध्या को देख के चौंक गया। इसका रंग हल्दी की मानिंद पीला हो रहा था। आँखों के गिर्द हल्के भी हो रहे थे। संध्या बराबर अपनी मेडिसिन ले रही थी, फिर भी इसकी यह हालत सबको चिंता में डाल रहा था। डॉक्टर की हिदायत पे संध्या का ब्लड प्रेशर चढ़ाया गया, जिससे संध्या नॉर्मल होने लगी। अब देखते हैं भाई, सही लग रही थी। चेहरे पे सुर्खी भी आ गई थी। 2 दिन बाद रिसेप्शन डिनर था, पहले आगे बढ़ा दिया गया था। हर कोई इसकी तैयारी कर रहा था। संध्या खुद भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार साड़ी पहनने वाली थी। इस रोज़ संध्या बहुत सुंदर लग रही थी। सी ग्रीन कलर की साड़ी जिस पे मुकेश का बारीक काम बना हुआ था। इसने लंबे बालों को खोल रखा था। इसने तैयार होकर आईने में अपना जायज़ा लिया। आईना देखते ही वो रुक गई। जबकि ब्यूटिशियन ने इसके बाल लगाए थे वो घुटनों को छू रहे थे, मगर अब बाल घुटनों से भी तकरीबन 2 इंच नीचे थे। फिर इसने सोचा शायद इतने दिन गुजरने पर वो लूज़ होके नीचे हो गए होंगे। फिर वो तैयार होके सबके साथ आ गई। डिनर बहुत शानदार और बड़े पैमाने पे था। सब लोग संध्या को फ्रेश देख के खुश हो रहे थे। खिली हुई रंगत, धमकता हुआ चेहरा, संध्या की मुस्कुराहट, साधना और सुनील गुप्ता भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे। बाद में हरीश ने उन्हें संध्या में खून की कमी का बताया था। संध्या ने अपनी तबीयत की वजह से अपने जीवन साथी से सब अहम दिनों में खुशियों से दूर कर समय बिताया था, मगर अब सब ठीक था। संध्या सो रही थी। एकदम इसके दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। वो नींद में सर इधर उधर करने लगी। इसके सर में अचानक तकलीफ़ होने लगी जिससे इसकी आंख खुल गई। हरीश बामुश्किल वो बोल पाई। हरीश की आंख इसकी आवाज़ पे खुल गई। संध्या ने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। हरीश ने गिलास में पानी डाला और संध्या के होंठों से लगाया।
पानी पी के संध्या बेड से टेक लगा के बैठ गई। इसके सर में धमाके हो रहे थे। संध्या, तुम मेडिसिन तो ले रही हो ना? हरीश ने सवाल किया। जी हरीश, मैं बराबर दवा ले रही हूँ, संध्या ने सर पकड़ते हुए कहा। तुम ये पेन किलर ले लो, शायद सर में दर्द कम हो जाए। हरीश ने इसे गोली देते हुए कहा। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। यू नो संध्या, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें थोड़े समय के लिए यूके ले चलूँ। जब से तुम यहाँ आई हो बीमार हो। हरीश बोला तो संध्या सर हिला के रह गई। इसे चैन नहीं आ रहा था। संध्या के हाथ छन्नी हो गए थे। कौन सा ऐसा टेस्ट था जो इसका ना हुआ हो? बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसे देखा, मगर सिवाय खून की कमी के कुछ ना था। मगर इस अरसे में संध्या को काफ़ी खून चढ़ाया जा चुका था, मगर खून की कमी थी कि पूरी ना हो रही थी। संध्या का बॉडी फंक्शन बिल्कुल काम कर रहा था। इसके जिस्म में नया खून भी बन रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इसका जवाब किसी भी डॉक्टर के पास ना था। चंद रोज़ बाद अचानक संध्या की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। इसके ब्लड की परसेंटेज मरने की हद तक नीचे आ गई। इसे फ़ौरन ब्लड चढ़ाया गया। साधना और सुनील गुप्ता की सकते की हालत में थे। फिर इन सब ने फ़ौरन अब्रॉड जाने का फ़ैसला किया। संध्या हरीश के साथ वो चारों भी जा रहे थे। उनके टिकट्स कंफर्म हो गए थे। संध्या लेटी हुई थी। इसे देखकर हरीश को खौफ आ रहा था। वो बिल्कुल ढांचा बन गई थी। सफ़ेद होंठ, आँखों के गिद्ध गड़े और पीली रंगत। इसका एक हाथ हर वक्त सर के पिछले हिस्से में होता। संध्या को सर में हर लम्हे जलजला सा महसूस होता। इसके सर से पैर तक टेस्ट हो चुके थे, मगर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। हरीश संध्या के पास आया। उसका हाथ अपने हाथों में लेके बोला, चुप क्यों हो जान? देखना कंट्री की आबो हवा, तुम्हें अच्छी हो जाओगी। वहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे तुम मिलोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। हरीश, मैं ठीक हो जाऊंगी? संध्या ने सवाल किया। संध्या ने बेचारगी से कहा, और इसके अंदाज में ना जाने क्या था कि हरीश का दिल रो पड़ा। इसे संध्या पर तरस आ रहा था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वहाँ एक से एक डॉक्टर है। यहाँ किसी की समझ में नहीं आ रहा। तुम देखना जाकर पहले की तरह हो जाओगी। हरीश ने इसका हाथ थामते हुए कहा। इसकी निगाहें नीचे थीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संध्या इसकी आंखों की नमी देखकर हिम्मत हार जाए। इस वक्त इसे हरीश की ज़रूरत थी। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वैसा ही हो। मगर हरीश, ना जाने मेरे सर में कुछ हो रहा है जो कि इन डॉक्टर्स को नज़र नहीं आ रहा। मेरी बात का यकीन है ना तुम्हें? संध्या बोली। संध्या, माय स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी हर लफ्ज़ पर यकीन है। अब हम बाहर जा रहे हैं ना, वहाँ जाके डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे, ओके? हरीश ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। हरीश, मेरे कारण तुम्हारे जीवन से खुशियाँ चली गई। इससे तो बेहतर था तुम किसी और से शादी कर लेते, संध्या ने रोते हुए कहा। संध्या, स्टॉप इट। मैं तुमसे शादी खुद की है। तुमसे बेहतर मेरी जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकती, समझी तुम? हरीश ने इसकी तरफ देखते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। हरीश, अगर मर जाऊं तो तुम प्लीज़ मामा डैडी का ख्याल रखना। संध्या के इस जुमले ने हरीश को गुस्सा आ गया। शट अप संध्या, बंद करो अपनी ये फजूल बातें और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ तुम्हारी तबीयत को लेके। ओके बाबा, आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगी ऐसी बातें और ना तुम्हें कभी तंग करूँगी, संध्या ने कहा और लंबी सांस लेके आंखें मूंद लीं। संध्या, उठ जाओ तुम भी। तो क्या याद करोगी कि तुम्हारे पति देव तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बना के लाए हैं? हरीश ट्रॉली लेके कमरे में दाखिल हुआ, मगर संध्या ने आंखें नहीं खोली। उठ जाओ संध्या, 10 बज रहे हैं। मैं भूल गई क्या आज के टिकट्स हैं? ना जाने के 2-3 चीज़ें अब और भी हैं पैक करने की। तुम जल्दी से नाश्ता करो तो मैं निपटा दूँ, हरीश ने बेड पे बैठते हुए कहा। मगर संध्या सोती रही। यार, तुम्हारी दवाएं में नींद भी तो होती है, मगर आज तुम्हें जाना है इसलिए उठो अब। हरीश ने हाथ बढ़ा के संध्या का हाथ थामा। संध्या का हाथ बर्फ़ की मांद हो रहा था। हरीश चौंक गया। संध्या, इसने आवाज़ दी, मगर संध्या बेसुध पड़ी थी। हरीश ने अपना सर संध्या के सीने पर रख के इसकी धड़कनें सुनी, मगर वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। संध्या, वो इतनी ज़ोर से चीखा कि आवाज़ आकाश तक पहुँच जाए। इसके आवाज़ सुन के शेखर, आशा देवी दौड़ते हुए आ गए। क्या हुआ हरीश? शेखर अग्रवाल बोले। संध्या, इसने सिर्फ इतना कहा।
आशा देवी ने आगे बढ़ के संध्या को आवाज़ दी, फिर इसे झंझोड़ा, मगर वो होती तो रिस्पॉन्स देती। शेखर अग्रवाल ने फ़ौरन डॉक्टर संजय को कॉल की। वो भी पहुंच गए। उन्होंने संध्या की नब्ज़ चेक की, आंखों को देखा और अफसोस से सर झुका लिया। शेखर, संध्या बेटा अब हम में नहीं रही। मगर कैसे डॉक्टर? रात ही तो हमारी तफसील से बात हुई थी। संध्या बिल्कुल ठीक बात कह रही थी। हरीश रोते हुए बोला, बेटा संध्या को गुज़रे कई घंटे गुजर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी बातचीत कुछ समय बाद ही। डॉक्टर संजय ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शेखर अग्रवाल ने शरावती और समेत को कॉल की। वो दोनों दौड़े चले आए। इन दोनों की हिम्मत हो रही थी साधना और सुनील को यह खबर सुनाने की। फिर सिमत ने हिम्मत करके इन दोनों को कॉल की। इनकी तो कदमों तले से ज़मीन खिंच गई। फिर सिमत ने हिम्मत करके दोनों को कॉल की। इनकी तो कदमों तले ज़मीन ही खिंच ली गई। समीत की बात सुनकर साधना बेगम नंगे पैर चली आईं। दौड़ती हुई वो पागलों की तरह चीख रही थीं, संध्या संध्या। उनकी आवाज़ हालत देखकर सब रो पड़े। वो संध्या को झंझोड़ रही थी, संध्या उठो मेरी जान, देखो मोम आई हैं। आशा देवी ने उन्हें शानों से पकड़ के उठाया तो बोली, देखे ना भाभी, संध्या उठ नहीं रही है। आप कहें आपकी बात ज़रूर मानेंगी। आशा देवी ने खींच के उन्हें गले लगाया और धाड़े मार मार के रोने लगी। शेखर और सिमित सुनील और हरीश को संभाल रहे थे। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी के समझ नहीं आ रहा था। सब लोग शॉक्ड थे। संध्या की आरती तैयार की जा रही थी। संध्या को अभी सुहागन की तरह सजना था, मगर अपने आखिरी सफ़र पे जाने के लिए शर्वती कमरे में आई। इसे संध्या को स्नान करवाना था। संध्या का सर अपने हाथों में थामा हुआ था। इसने संध्या को उठाना चाहा तो इसके लंबे बाल आगे झूल गए। ओ, ये तो निकाले ही नहीं। शर्वती को उन्हें देख के ख्याल आया, वरना तो खुद संध्या का ध्यान इस तरफ गया था। इसकी तबीयत संभल ही नहीं पा रही थी। जो इस तरफ ध्यान देती। शर्वती के साथ आशा देवी भी थी। उन्होंने संध्या को पकड़ा और शर्वती ने संध्या के बालों को पकड़कर इनसे नकली बाल अलग कर सके। इसने बालों की तह खोली, मगर शर्वती धक से रह गई। इसकी लम्हे भर में जान निकल गई। इसके जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। संध्या के अपने बालों में जड़े मसनूई बालों में से कुछ गुच्छे सर की तरफ जा रहे थे। इसके सर से खून की रगों की मानिंद सुर्ख हो रही थी और फूल कर काफ़ी मोटी हो रहे थे। संध्या की खोपड़ी पेवस थे। इस जगह से संध्या की खोपड़ी इसके अपने बालों से आरी हो चुकी थी। खून भरे बाल या रगें खोपड़ी में पेवस होने की वजह से संध्या की खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। दरारें इतनी खुली हुई थी कि संध्या का दिमाग नज़र आ रहा था। शर्वती ने झट बाल वापस जोड़ दिए और संध्या का सर वापस नीचे रख दिया। क्या हुआ शर्वती? आशा देवी बोली, मगर शर्वती अपनी जगह सुन हो रही थी। ये क्या है, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। आशा देवी ने इसे बुलाया तो वो चौंकी। माँ, पापा, हरीश, समीत, सुनील अंकल और आंटी सबको बुलाएं। शर्वती ने खौफजदा अंदाज में कहा तो आशा देवी हैरान नज़रों से देखती बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। फिर इन सब के साथ कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ शर्वती? हरीश बोला। शर्वती ने सबको संध्या का सर दिखाया तो सब अपनी अपनी जगह जैसे जम से गए। कहा था मुझसे संध्या ने कि हरीश, मेरे सर में कुछ हो रहा है और हम टेस्ट के चक्कर में पड़ गई। एक मरतबा के सर में नहीं देखा। हरीश दोबारा रोने लगा। अंकल, मुझे तो ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। सिमित बोला, क्या मतलब बेटा? सुनील गुप्ता बोले, ठहरिए, मैं एक आदमी को जानता हूँ, इसे बुलाते हैं तो पता चल जाएगा आखिरी मामला क्या है। सिमित बोला, वहाँ से चला गया। वो शख्स कमरे में आया नंगे पाँव। इसका अंदाज आम आदमियों से ज़रा मुख्तलिफ था। गले में माला, माथे पे तिलक और लंबी चोटी। इसने संध्या के बालों को सिर्फ छुआ और चौंक के पीछे हट गया और बोला, जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दो। मगर बात क्या है? क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ? हरीश बोला। वो इसकी बात सुन के बोला, डायन के बालों ने मारा है तेरी पत्नी को। इस आदमी की बात सुन के सब हक्का बक्का रह गए। शर्वती की निगाहें संध्या के मसनूई बालों पे गईं तो वो चौंक गई। जब इसने वो बाल
लिए थे तो वो घंटों तक आ रहे थे, मगर वो अब बाल पहले बिस्तर पे फैले संध्या के घुटनों तक जा रहे थे। डायन के बाल? शेखर अग्रवाल बोले। हाँ, इस बच्ची के सर में डायन के बाल हैं। डायन की सारी शक्ति इसके बालों में होती है। ये बाल जिंदा डायन के जिस्म से अलग किए गए थे, तो ये इसी समय जिंदा हैं और इस बच्ची के खून से अपनी प्यास बुझा के अभी तक जीवित हैं। इसी कारण इस बच्ची की मृत्यु हुई है। इस आदमी ने कहा। तो सबको सांप सूंघ गया। जब ही तो संध्या में मुसलसल खून की कमी हो रही थी। इसका सारा खून डायन के बाल चूस रहे थे। वो आदमी रुक कर बोला, इन बालों को नष्ट करना होगा, वरना ये किसी और का अपना शिकार बना लेंगे। आपकी बच्ची के जिस्म से आखिरी खून का कतरा चूस कर ये खुद ब खुद इसके सर से अलग हो जाएंगे। इन बालों को तो नष्ट करना ही पड़ेगा। साथ उन हेयर पीस वालों को भी कानून की गिरफ्त में लाना होगा, ताकि हमारी तरह किसी और की बच्ची अपनी जान ना दे दे। शेखर अग्रवाल ने कहा, जो आपको उचित लगे आप कीजिए। सुनील गुप्ता बोले। इस आदमी ने अपने कंधे पर लटके थैले से एक धागा निकाला और फिर शर्वती से बोला, इस धागे को बच्ची के अपने बाल और डायन के बालों को मिला के गांठ बांध दो। शर्वती ने इसके हिदायत के मुताबिक ऐसा ही किया। यह धागा किस लिए है? आशा देवी ने पूछा। ये पवित्र और शक्तिशाली धागा है। इस धागे के शक्ति इन बालों को बच्ची की शरीर से अलग ना होने देगी, इस आदमी ने बताया। फिर संध्या यहाँ की अर्थी तैयार करके इसे शमशान घाट ले जाया गया और फिर सिसकियों और आहों के साथ इसकी चिता को अग्नि दे दी गई। चिता को अग्नि मिलते ही संध्या के बालों ने लहराना शुरू कर दिया और वो बार बार ऊपर उठते और फिर संध्या के शरीर पे जा गिरते। ऐसा लगता था कि कोई अनदेखी ताकत ने उन्हें खींचा हो। चिता जलना शुरू हुई। सबने अपनी नाकों को हाथ से पकड़ लिया। फिजा में सड़े हुए खून की बिसात फैल गई थी। चिता जलती रही और फिर राख का ढेर बन गई। शेखर अग्रवाल ने अपने दोस्त टीएसपी मशीरा जी से बात की तो उन्होंने इस दुकान पे छापा मारा और छानबीन में रघु और चंदू समेत इसके पूरे ग्रुप को पकड़ लिया गया, जिनकी तलाश पहले से पुलिस को थी। सुनील और साधना वापस कंट्री चले आए तो वो यहाँ दोबारा बसने थे, मगर यहाँ रह के वो संध्या को याद करके तकलीफ़ में रहते थे। हरीश भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ चला गया, जबकि शेखर, आशा देवी और शर्वती गुजरे दिनों की अच्छी यादों के सहारे संध्या के बिछड़ने के गम को दूर करने की कोशिशें करते रहे। दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।